नमस्कार। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल RSM SSB JEN के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक होगा SFD एंड BMD शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक चैप्टर होगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और हैंगिंग बीम्स के डिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली उनसे क्या कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर पे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके फेस पर क्या है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉलम, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, स्प्रिंग, थिन एंड थिक सिलेंडर और स्पेयर, ये सब चैप्टर्स हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज सॉम। सॉम के बारे में हम पता करते हैं। जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके बारे में हम जानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये है पदार्थ का सामर्थ्य। इसमें सामर्थ्य जो है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज। वो चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है, उस चेंज का विरोध जो करेगा पदार्थ, उसको हम बोलेंगे उस पदार्थ का सामर्थ्य, उस पदार्थ की स्ट्रेंथ। अब किस टाइप का चेंज आ रहा है उस टाइप के हिसाब से उसकी क्या होती है स्ट्रेंथ। इस सब्जेक्ट में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस। डिप्लोमा के लिए जो है वर्ड वो प्रतिबल, हिंदी में चलता है डिप्लोमा का सिस्टम, इसलिए स्ट्रेस को बोलते हैं हम प्रतिबल। स्ट्रेस हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। जो वर्ड लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एक परिवर्तन है, कोई भी विस्थापन है, कोई भी चेंज जो उस ऑब्जेक्ट में आया वो ही क्या है डिफॉर्मेशन। तो उस डिफॉर्मेशन को रोकना वो क्या हो जाएगी स्ट्रेस। और वो जो डिफॉर्मेशन है उस बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं क्या स्ट्रेस। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक अवरोध जो उत्पन्न हुआ। जैसे ही हमने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही वस्तु अपने आप को अनस्टेबल नहीं होने देने के लिए अंदर एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगी। वो रेजिस्टेंस ही हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस हो गया रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिव फोर्स बटे एरिया, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। सेम ऐसा ही प्रेशर भी होता है। प्रेशर भी क्या होता है फोर्स पर एरिया, पर दोनों में फर्क इतना सा है कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। ये बॉडी के अंदर डेवलप होता है जबकि ये बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। ये वस्तु के ऊपर लगता है, ये वस्तु अपने अंदर डेवलप करती है। तो स्ट्रेस और प्रेशर में एक ही फर्क है कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। स्ट्रेस को जो दिखाते हैं हम वो सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये नोट है, ज्यादा जो ध्यान में हमें रखना है कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है। उनके दोनों के फॉर्मूले सेम है, पर फर्क सिर्फ एक ही है कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। इसके बारे में देखें तो स्ट्रेस को हम अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। दो टाइप हो गए स्ट्रेस के। ये है हमारी स्ट्रेस बेस्ड ऑन एरिया। अगर स्टडी की जाए किसके ऊपर, क्षेत्रफल से संबंधित स्टडी करें तो स्ट्रेस दो भागों में चली जाती है। दो नाम हो जाते हैं उसके, एवरेज, इंजीनियरिंग, नॉमिनल। ये सब एक है, ट्रू और एक्चुअल ये सब एक है। इसे हम यहाँ देखेंगे कि क्या होती है एवरेज, इंजीनियरिंग, नॉमिनल स्ट्रेस। एवरेज, नॉमिनल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये होती है फोर्स बटे एरिया। और एरिया कौन सा है, लोडिंग से पहले वाला। लोडिंग से पहले जो एरिया लिया वो एरिया अगर है तो हम उसके तीनों सिमिलर है, एवरेज, इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस।
एरिया अगर लोडिंग से पहले का है तो वही एवरेज है, वही इंजीनियरिंग है और वही नॉमिनल है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एवरेज स्ट्रेस इज नोन एज, तो फिर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया पर, एरिया कौन सा, लोडिंग से पहले वाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया और उसको डिफाइन कर दिया जाए ब्रैकेट में भी एरिया बिफोर लोडिंग है तो कौन सी टाइप की स्ट्रेस आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है इन तीनों में से एक हो नाम ऑप्शन में ए बी सी डी में, इन तीनों में से एक हो, पहला ये रख दिया, दूसरा ये रख दिया, दोनों ये रख दिया, तीनों में से एक ये रख दिया और चौथा डाल दिया नन ऑफ दीज। तो हमारे को ये नाम भी देखने हैं कि एवरेज स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है नॉमिनल स्ट्रेस, और ट्रू स्ट्रेस का दूसरा नाम हो जाता है एक्चुअल स्ट्रेस। इन दोनों में फर्क क्या है, एरिया बिफोर लोडिंग, एरिया आफ्टर लोडिंग। इसमें आप एरिया कंसीडर करके चल रहे हैं कौन सा, आफ्टर लोडिंग वाला, और उसमें एरिया हम कंसीडर करके चल रहे थे बिफोर लोडिंग वाला। बस फर्क दोनों में यही है, बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग का। इसमें हम एवरेज स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, इन तीनों के नाम याद करेंगे। ऑप्शंस में तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस दोनों है, ये सेम होती है, जिसमें हम लेते हैं आफ्टर लोडिंग वाला। इसमें एक्चुअल जो हुआ, जो डिफॉर्मेशन हो जाने के बाद जो एरिया बचा वो ये फोर्स लगा, और उससे पहले का जो डिफॉर्मेशन है उससे पहले का जो एरिया लिया वो हमने ये लेके चले। ये हमारी क्या है, स्ट्रेस है। इसके बारे में हम पढ़े हैं अभी। अब हमारा है ये था क्षेत्रफल के बेस पर, ऐसे ही स्ट्रेस को मैं फोर्स के बेस पर अलग से और डिफाइन करूंगा। अलग अलग टाइप हो जाते हैं फोर्स के बेस पर, कि स्ट्रेस जो फोर्स लगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा या उसके पैरेलल टू द सरफेस लगा, उसके हिसाब से फिर से स्ट्रेस और अलग डिफाइन हो जाएगी। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक डिफॉर्मेशन है। जो वस्तु पर हमने जो भी फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से वस्तु में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस को दो भागों में बांटा था वैसे ही स्ट्रेन को भी दो भागों में बांट दिया। स्ट्रेस को एरिया के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा था, वो थी एवरेज स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और दूसरी थी ट्रू स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। ऐसे ही सेम हमने स्ट्रेन को बांट दिया है एवरेज स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और फिर है कौन सी, ट्रू स्ट्रेन और एक्चुअल स्ट्रेन। वहां पर भी एरिया जो था बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग दो तरह के एरिया थे। यहां पर भी हम सिर्फ स्ट्रेन को उन्हीं एरिया के अनुसार दो भागों में बांट देते हैं। तो जो एरिया वहां एरिया लिया गया था, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। लेंथ बिफोर लोडिंग, और यह क्या आएगी, लेंथ आफ्टर लोडिंग। लेंथ बिफोर लोडिंग है तो वो हमारी हो जाएगी एवरेज स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। लेंथ आफ्टर लोडिंग है तो फिर हो जाएगी कौन सी, ट्रू स्ट्रेन और एक्चुअल स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन एल जीरो, इसे हम बोलेंगे एवरेज स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ट्रू और एक्चुअल हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल ए। एल ए क्या है, लंबाई, कौन सी लंबाई, लोडिंग के बाद वाली लंबाई। तो जो एक्चुअल हम लेके चलेंगे, जो हम स्टडी करेंगे पूरी सॉन्ग में जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे एवरेज, नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। मतलब लोडिंग से पहले की लंबाई, जो ओरिजिनल जो लंबाई है उसके ध्यान रखते हुए हम पूरी सॉन्ग को कवर करेंगे। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। अब हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल से दिखा रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ को हम एल से दिखा रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारी कौन सी स्ट्रेन, एवरेज, नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो सॉन्ग में हमारी वो हम सॉन्ग में जो पढ़ने वाले हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट, ये डायमेंशनलेस हो जाएगी, इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति कर्व। प्रतिबल विकृति कर्व में स्ट्रेस को हम लेकर चल रहे हैं वाई एक्सिस पर और स्ट्रेन को हम लेकर चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर। क्यों हमने स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर लिया और क्यों हमने स्ट्रेन को ही एक्स एक्सिस पर लिया,
क्योंकि जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से चेंजेज आए, और वो जो चेंजेज आए उन चेंजेस को रोकने के लिए डेवलप किया क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हो गई क्या, स्ट्रेस। तो ये जो है इसके ऊपर कौन सी डिपेंड है, स्ट्रेस। स्ट्रेन के ऊपर स्ट्रेस डिपेंड है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेकर चलते हैं एक्सिस पर, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेकर चलते हैं वाई एक्सिस पर। इसलिए हमने स्ट्रेस को रखा है वाई पर और स्ट्रेन को रखा है हमने एक्स एक्सिस पर। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का कर्व आता है। उसमें हमारे पास एक बिंदु O है जो ओरिजिन को दिखा रहा है, एक बिंदु A है, एक B, C, C', D, E और F। इसमें हम OA जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपाती सीमा। ये वो क्षेत्र है या ये वो सीमा है जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना स्ट्रेस में बढ़ोतरी हो, जितना स्ट्रेन आ रहा है उतनी की उतनी ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। और इस रीजन में दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इस रीजन में ही क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ। यही हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वही क्या होता है, हुक्स लॉ। तो OA के अंदर हुक्स लॉ का पालन होगा, ओबेज हुक्स लॉ, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कंडीशंस होती हैं, अगर x की पावर 0 है तो वो लाइन चलती है कांस्टेंट लाइन, x की पावर 1 है तो वो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, x की पावर 2 है तो वो पैराबोलिक लाइन हो जाती है, और x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक पैराबोला हो जाता है। अब यहाँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितना मतलब स्ट्रेस की पावर भी यहाँ पे चल रही है 1 और स्ट्रेन की पावर भी 1 चल रही है, दोनों की पावर क्या है, सेम है। यहाँ पे सेम पावर है, तो मतलब एक तरह से हम समझ के चले y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर कुछ कांस्टेंट मान के y इक्वल टू k इंटू एक्स, तो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो ये क्या है, x की पावर 1, कौन सा फंक्शन, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये स्लोप 45 डिग्री से निकल रही है, तो OA प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसके अंदर क्या होगा, हुक्स लॉ का पालन होगा, और ये हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम OB। OB क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर तुरंत वापस क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा की वैसा ही हो जाएगा। अगर OB के अंदर तक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ इसके अंदर से हमने फोर्स हटा दिया, तो वापस से जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगी। तो इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी है किसकी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की, जिसमें अगर हम फोर्स को हटा देते हैं तो वो अपने वास्तविक स्थिति को वापस से गेन कर लेता है। तो ये OB जो पोर्शन है, इसको भी हमने दो भागों में तोड़ दिया है, एक हो गया OA और एक AB। OA हो गया है इलास्टिक रीजन, बट कौन सा, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर। ये कौन सी हो जाएगी, लीनियर। तो ये OA है लीनियर इलास्टिक रीजन, और AB ये हो जाएगा नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन, क्योंकि इसके दौरान स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब y की पावर और x की पावर दोनों की पावर एक नहीं है, किसी की पावर वेरी कर रही है, इसलिए क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो OA तो है लीनियर इलास्टिक रीजन, और AB है वो नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। तो OA है, इसके अंदर तो रहेगा स्ट्रेट लाइन, और इसके अंदर ही क्या होगा, हुक्स लॉ का पालन होगा। और AB है, ये लीनियर इलास्टिक रीजन नहीं है, नॉन लीनियर हो गया है, इसके अंदर हुक्स लॉ का पालन नहीं होता है। नेक्स्ट है C। जो C है वो है अपर यील्ड पॉइंट, और C डैश जो हमारा है वो है कौन सा, लोअर यील्ड पॉइंट। C और C डैश, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट। C डैश D है, ये हमारा यील्ड प्लेटू है। इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान देखो, यहाँ देखो स्ट्रेस ये है, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन का कोई मान, इधर कोई मान, स्ट्रेस की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है,
स्ट्रेस की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु क्या हो रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है किसमें, स्ट्रेन में। तो ये वो जोन है जिसमें हम स्ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये वो प्लेटू जो है, इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा क्या है, स्ट्रेन में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या बन जाता है, डीई। इसके दौरान ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और ये है अल्टीमेट पॉइंट। इसके बाद नेकिंग शुरू हो जाती है, पदार्थ का टूटना शुरू हो जाता है, और ये हो जाता है ईएफ है जो सॉफ्टनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, और ये एफ है, ये है फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस हिसाब, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, यील्ड पॉइंट वह पॉइंट जिस पर लोड में बिना वृद्धि किए ही तेजी से क्या आ जाए, विकृति या स्ट्रेन डेवलप हो जाए, या तेजी से चेंजेस उत्पन्न होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, यील्ड पॉइंट। वो पॉइंट जिस पर हम लोड में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे, परंतु हमारी वस्तु में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तेजी से चेंजेस आ रहा है, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, यील्ड पॉइंट हो जाएगा। यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेस। अर्थात स्ट्रेस का मान, स्ट्रेस का वह मान जिस पर तेजी से क्या हो, स्ट्रेन डेवलप होने लग जाए। स्ट्रेस का वह मान जिस पर तेजी से क्या हो जाए, स्ट्रेन डेवलप हो जाए। कहां पहुंच गए, सी डैश से कहां पहुंच गए, सीधे डी पर पहुंच गए। स्ट्रेस का मान क्या रहा, कांस्टेंट रहा, इसके सीधे में देखेंगे तो यह कांस्टेंट मान। स्ट्रेस का मान कांस्टेंट है, परंतु तेजी से क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है इसमें, स्ट्रेन के मान में। तो स्ट्रेस का वह मान जिस पर तेजी से विकृति डेवलप होती है, तेजी से स्ट्रेन डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं कौन सी स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। सी डैश से जो सी से सी डैश जो हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हम लोड लगा रहे थे उस दौरान क्या हुआ, यहाँ कार्बन एटम्स की स्लिपिंग हो जाएगी, मतलब कार्बन के एटम्स जो है उनके बीच में जो बॉन्ड था वो टूटना शुरू हो गए। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे, पार्टिकल से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे जाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ना मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या है हमारी सिग्मा। एरिया का बढ़ना हमारी क्या कर देगा, स्ट्रेस के मान को कम कर देगा। इसलिए सी से क्या हो गया है, सी डाउन हो गई है, स्ट्रेस का मान हमारा डाउन हो चुका है। फिर क्या हुआ, स्ट्रेस का मान डाउन होने के बाद एक साथ क्या आ गया, सीधा कांस्टेंट आ गया, मतलब हम इस लोड हम बढ़ा नहीं रहे, और फिर भी तेजी से क्या आ गया, स्ट्रेन डेवलप हो गई है। सी डैश से हम डी पर पहुंच गए हैं। डी से फिर से क्या हो गया है, रेज होना शुरू हो गया कर्व, मतलब साथ साथ स्ट्रेस का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डेवलप हुआ पूरी तरह से, सी से डी पर पहुंच गए, सी डैश से डी पर पहुंच गए हैं, हमारे बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डेवलप हो चुका है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का वापस से क्या हो जाता है, जमाव शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसका जमाव शुरू होता है तो उसमें क्या बनने लग जाती है, स्ट्रेंथ बनने लग जाती है। मॉलिक्यूल्स जो वस्तु है वो के मॉलिक्यूल के रीओरिएंटेशन की वजह से वो पदार्थ है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो जो हार्ड होने वाला रीजन है वो है डी ई। ये पॉइंट है अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर हमने लोड लगा दिया तो उसके बाद क्या होगी, वस्तु सीधा टूट जाएगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस होती है, उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस में सबसे ज्यादा, स्ट्रेसों में सबसे ज्यादा किसका मान होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का वह अधिकतम मान जिससे वो वस्तु आसानी से सहन कर सके, उस मान को हम बोल देंगे क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर इस स्ट्रेस के बाद भी अगर स्ट्रेस लगी तो वस्तु सीधा क्या होगी, टूट जाएगी। तो ई और एफ ये हमारा सॉफ्टनिंग रीजन है, इसके बाद में पदार्थ सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, एट ए पॉइंट लास्ट में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी हम वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ, उसकी कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, ऐसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स, उनकी क्या कंडीशंस होती है, वो सब चीजें हम अभी
नेक्स्ट अगली क्लासों में पढ़ते जाएंगे।